Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. Today our talk will be about the another topic that will be the making of the Germany, unification of Germany, Italy and Britain. Basically in this lecture, in this talk, we will have a discussion about how these nations basically form, how the nation states formed, how Germany became a democratic, how Italy became the democrat. बेसिकली यहाँ पर मैटर क्या था, मैटर बहुत ही आसान है बट समझना है थोड़ा। यहाँ पे कंसर्न्स क्या थे। बेसिकली एक टाइम ऐसा आया यूरोप का जहां पर पता चल गया कंजर्वेटिव्स को। याद रखिएगा, कंजर्वेटिव्स कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स हम कहेंगे जो मोनार्क थे। मोनार्क को ही पता चल गया कि रूल अगर करना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, अगर रूल करना है, इफ वी पीपल हैव टू रूल, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें हमें हवा को देखना है और उसी हिसाब से हमें नाव को डालना है। दैट मीन्स अब रूलर्स ही क्या करेंगे, नेशंस बनाएंगे। याद रखिएगा, यानी लोगों के इमोशंस फीलिंग्स को समझ कर ही कंजर्वेटिव्स अब लिबरल्स को वो करने नहीं देंगे। याद रखिएगा, अब लिबरल्स या मिडिल क्लासेस को वो नेशन फॉर्मेशन करने नहीं देंगे, बल्कि खुद वो ये कमांड हाथ में लेंगे और जर्मनी, ठीक है, इसका पहला रिजल्ट जर्मनी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा रिजल्ट इसका इटली होगा, इटली के बाद हमें ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ये 3 केसेस है, याद रखिएगा, जो आपको 10th में दिए गए हैं। केस ऑफ जर्मनी, केस ऑफ इटली, केस ऑफ ब्रिटेन। इससे पहले हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पढ़ा था, जहां पर हमें ये पता चला फ्रैंकफर्ट में कि कैसे 831 या उससे ज्यादा लोगों ने असेंबली बनाई थी, ठीक है, जो फिर अनसक्सेसफुल रही अनफॉर्चुनेटली। मगर एक कोशिश की गई थी लिबरल्स ने वहां पर क्या करना, जो एसटी पॉल, जो सेंट पॉल में वहां पर चर्च में उन्होंने एक नेशनल असेंबली की डिक्लेरेंस कर दी थी और एक प्रस्ताव लेके गए थे किंग के पास कि ये देखिए, आपको हमने सब्जेक्ट किया एज अ हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट, और हम आपको क्या कर रहे हैं, वी विल फॉर्म द सेनेट एंड यू विल हेड द स्टेट। मगर फिर आगे जाकर क्या हुआ, उन सबको, उस एक सिस्टम को पूरा रोंदा गया जंकर्स के जरिए। वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बेसिकली जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। क्या हुआ, प्रूशिया लेड जर्मन यूनिफिकेशन, और इसका काम प्रूशिया को दिया जाएगा, प्रूशियन, ठीक है, प्रूशिया को यह काम सौंपा जाएगा। अब आप खुद देखिए, ये सौंपेगा कौन, मोनार्क सौंपेगा। ओटो वन बिस्मार्क क्या बनेगा, इसे हम आर्किटेक्ट भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। रिमेंबर दिस थिंग, ही विल बी नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, क्योंकि किसके जरिए, याद रखिएगा, वो क्या करेगा, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद लेगा और क्या करेगा, अलग अलग एरियाज को जोड़ेगा। प्रूशिया वन 3 वॉर्स, 3 जंगें लड़ता है 7 सालों में, 3 जंगें, कितनी, 7 इयर्स। और किस किस को अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट लड़ता है, ऑस्ट्रेलिया को के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। क्योंकि जब आप देखोगे, फ्रांस के पास कुछ एरिया था, डेनमार्क के पास कुछ एरिया था, ऑस्ट्रिया के पास कुछ एरिया था, तो इनसे ये एरिया हासिल करके ये एक यूनिफिकेशन हासिल कर लेता है। जनवरी 1871 विलियम वन, जो प्रूशियन किंग था, उसे क्या किया जाता है, उसे डिक्लेयर किया जाता है एज अ जर्मन एम्परर। जर्मन एम्परर यानी अब एक यूनाइटेड, अब एक नेशन जर्मन, अब एक नेशन, याद रखिएगा, अब एक एज अ नेशन स्टेट, अब एक नेशन स्टेट, याद रखिएगा, नेशन स्टेट ही बनती है क्या, डेमोक्रेट बनती है, डेमोक्रेट बनती है, याद रखिएगा, एक नेशन स्टेट जहां पर कास्ट, प्रिविलेज, बाकी चीजें, ठीक है, उन सबको, यानी देयर विल बी नो प्रिविलेज बट देयर विल बी सम स्पेशलिटीज, दैट मीन्स डाइवर्सिटी एंड कल्चर। उन सबको लेके क्या करेगा, उन सबको लेकर इन सारी चीजों को, यानी वहां पर जुबान का ख्याल, जुडिशरी का ख्याल, लीगल चीजें, ठीक है, मैंने पहले कहा वो नब्ज इन्होंने देख ली थी कि अब यहाँ पर एक जो आजाद दिमागी का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है यूरोप में, अब उसी नब्ज को पकड़कर हम लोगों के ऊपर रूल कर सकते हैं। दो द प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस एट वर्साइल्स, अब ये कहां पर हुआ, वर्साइल्स में, हॉल ऑफ मिरर, विद जर्मन प्रिंस एंड की ऑफिशियल्स, बहुत सारे की ऑफिशियल्स वहां पर थे, जो मेन लोग थे उनके साथ वहां पर ये बेसिकली प्रोक्लेमेशन हुआ बाय हम वी आर डिक्लेयरिंग जर्मनी एज अ नेशन।
ठीक है, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर हम देखेंगे तो हमने जो यहाँ पर बात की अभी, ठीक है, उसी को हम थोड़ा अगर आगे ले जाए तो हमने कहा है मिडिल क्लास ने पहले कोशिश किया था, जैसे कि मैंने ऊपर आई हैव हाईलाइटेड, ठीक है, ट्राई टू यूनाइट जर्मनी, बट वो फेल हो गए थे। वजह उनको दबाया गया था, जो हमने पहले कहा, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था, और उनको दबाया किसने? मोनार्क ने, मिलिट्री ने, बाकी लोगों ने, जो लैंड, जो जंकर्स थे वहां के, जो लैंड ओनिंग स्टेट थी, उन्होंने दबाया। उन्होंने बोला ना कि उन्होंने बेसिकली मोनार्क ने कहा कि इनके हाथ में देंगे तो फिर ये मोनार्क को फिर हमारी जगह नहीं रहेगी। ठीक है, फिर एक फ्रांस वाला सिस्टम यहाँ पे आएगा, तो बेहतर रहेगा कि हम क्या करें, हम यहाँ पर खुद एक यूनिफिकेशन जर्मनी को एज अ यूनिफाई करेंगे। जिस जिस एरिया, चाहे प्रूशिया के पास, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पास है, चाहे डेनमार्क के पास है, चाहे फ्रांस के पास है, उन सबसे एरिया छीन के हम जर्मन को एक यूनाइट बनाएंगे, एक बड़ा बनाएंगे, देश बनाएंगे। प्रूशिया इमर्ज टू यूनाइट। ठीक है, प्रूशिया से स्टार्ट हुआ, उसी ने इमर्ज किया कि मुझे एक यूनाइटेड जर्मनी बनानी है, उसको बेसिकली टास्क दिया गया। बिस्मार्क आर्किटेक्ट बना। ठीक है, 3 वॉर लड़े गए 7 साल, और प्रूशियन किंग विलियम वन को कहा गया, हाँ, बिकेम द एम्परर। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हु बिकेम द एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। सो रिमेंबर, दिस इज द किंग, प्रूशियन किंग विलियम वन। नाउ मूविंग टू द अनदर केस, दैट इज द केस ऑफ Italy. Case of Italy is not a different case. It was the basically result of nationalism. Remember, it was basically result of nationalism. याद रखिएगा, जो देशभक्ति की भावना थी वही रिजल्ट हुई यहाँ पर, जिसके लिए मैज़नी ने कभी काम किया था, जो काम पहले कामयाब नहीं रहा, मगर आगे जाकर उस काम को बड़ा ही सराहा गया और वो काम, उसका रिजल्ट सामने आया। इटालियन डिवाइडेड थे बहुत सारी स्टेट्स में। ठीक है, बहुत अलग अलग स्टेट्स में थी। सरदानिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल, नॉर्थ पापल सेंट्रल रीजन। ठीक है, हम अगर यहाँ से कॉपी करेंगे, इफ वी कॉपी फ्रॉम हियर, आप चेक कर सकते हो, इफ वी कॉपी फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, हम अगर यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोर्शन, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा हमने इटली को खींचा है। ठीक है, ये पूरा जो यहाँ पर है, इट इज इटली, ये आप देख सकते हो। ये वाला इटली, ये सरदानिया, ठीक है, पार्लियामेंट, ये नॉर्थ वाला इटली बनेगा, ये फिर सेंट्रल इटली बनेगा, और ये साउथ वाला हिस्सा बर्बन डायनेस्टी के अंडर, ये ऊपर वाला हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर। ठीक है, और ये सेंटर पोप के हुकूमत के अंडर था, जिसे ऊपर से कहा गया सरदानिया पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल नॉर्थ, पापल सेंट्रल रीजन एंड बर्बन रूल्ड साउथ। ठीक है, ये वाला किस्सा आप चेक कर सकते हो। आई विल रेज इट एंड आई विल, ठीक है, मैं एक बार फिर कैच करूंगा, इसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आई विल मेक इट अगेन। ठीक है, अब नॉर्थ यहाँ पर समझना होगा, जरूरी है ये वाला केस आपको समझना। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आई विल अगेन डू इट। ठीक है, अगर आप पूरा पेनिनसुला, जो इटालियन बेसिकली एक पेनिनसुला था, यहाँ पर 2 हिस्से कीजिए। ये नॉर्थ वाला हिस्सा, ठीक है, ये सरदानिया का हिस्सा था, ये ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल के अंडर, ये पोप के अंडर था, ये यानी सेंट्रल, ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन किसके अंडर? ये साउथ वाला हिस्सा था, बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, ये अलग अलग 7 स्टेट्स में था। तो आप देखिए, इन द 1830 ठीक है, आप 1830 में आप देख सकते हो, कहा गया इन 1830s जूसेफ मैज़नी सॉट इटालियन यूनिफिकेशन एंड फॉर्म द सीक्रेट, क्योंकि पहले ही जब जूसेफ मैज़नी ने काम किया था इटली को एक करने का, जो कामयाब नहीं रहा। मगर फिर आप चेक कर सकते हो, आफ्टर फेल्ड अपराइजिंग 1830 से लेकर 1848 में, ठीक है, यूनिफिकेशन का बहुत काम किया गया था, मगर जो कामयाब नहीं रहा। मगर क्या हुआ? द टास्क ऑफ यूनिफाइंग इटली फेल टू द सरदानिया। फिर ये सरदानिया के ऊपर आता है। ठीक है, और आगे जाके आप, ठीक है, फिर कहा गया ना, टास्क ऑफ फेल टू सरदानिया पार्लियामेंट अंडर किंग विक्टर एमुल। पूछा जाता है, ठीक है, हु वाज ये विक्टर एमुल, और आखिर पर इटली का जो यूनिफिकेशन है, इटली का जो हेड बनता है, कौन बनता है? ठीक है, ये सारी चीजें तो आप सबसे पहले याद रखोगे कि नॉर्थ वाला किसके पास था? ठीक है, सरदानिया पार्लियामेंट। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल्ड नॉर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेंटर था वो पोप के अंडर था, और जो साउथ था इट वाज बेसिकली इट वाज बर्बन डायनेस्टी। 7 अलग अलग स्टेट्स थी जिसके लिए काम हुआ यहाँ पर, जिसको यूनिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर काम हुआ, जो ऊपर कहा गया है। चीफ मिनिस्टर के फॉर्मड स्ट्रेटेजिक अलायंस विद फ्रांस। हाँ,
हाँ एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन। पहले क्या किया केवर ने, क्या किया केवर जो चीफ मिनिस्टर था उसने क्या किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया। कब 1859 में। और जूस गैरिबल्डी, ठीक है, उसके वॉलंटियर्स ने साउथ में मार्च किया, जो मैंने अभी साउथ वाला रीजन दिखाया इटली में, और वहां के पीजेंट्स की बेसिकली मदद ली और लोकल सपोर्ट लिया, पीजेंट्स की मदद ली और स्पेनिश रूलर्स को वहां से निकाला। इन 1861 विक्टर एमुअल, बिल्कुल सिंपल सरल रखना, याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एनसीईआरटी में बार बार देख सकते हो, सीबीएसई में देख सकते हो, ठीक है। इवन इन सीबीएसई एंड अदर क्लासेस दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट बोर्ड के पिछले साल के जेके जो स्टेट बोर्ड ऑफ जम्मू, यूटी बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर का, जो अभी हमारे पास बॉस है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो ये पूछा गया था। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इन 1861 विक्टर एमुअल सेकंड वाज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। पूछा गया था यूनिफाइड इटली का किंग, पहला किंग कौन बना था, तो इट वाज विक्टर एमुअल सेकंड वाज डिक्लेयर्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, ठीक है, जब इटली यूनिफाई हुई। नाउ मूविंग टू द अनदर, दैट इज द केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी वेरिएशंस थी। ब्रिटेन आपको पता है, ब्रिटेन इज अ आइलैंड कंट्री, ठीक है। यहाँ पर भी एक यही मैटर था, ठीक है, नॉर्थ से साउथ यहाँ पर भी अलग अलग रीजन्स थे, ठीक, और उन रीजन्स में एथनिक प्रॉब्लम्स थी, एथनिक डाइवर्सिटी थी। तो कहा गया ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज अ नेशन स्टेट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक आहिस्ता आहिस्ता, इसको टाइम लगा। 17th 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिला, बहुत टाइम लगा। 18th सेंचुरी देयर वेयर नो यूनिफाइड, कोई 1850 से 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश आइडेंटिटी नहीं थी, ब्रिटिश नेशन का कहीं पे कोई गठन नहीं था, खाली एथनिक आइडेंटिटीज थी। कौन कौन थी? इंग्लिश थी, वेलिश थी, स्कॉटिश थे और इरिश थे, ठीक है। अब हम देखेंगे फिर क्या हुआ। इंग्लिश पार्लियामेंट विच गेन्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 88 प्लेड की रोल। तो हम देखेंगे कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, दे प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। कहां पर? और उन्होंने ही बेसिकली एक नेशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए काम किया। उन्होंने चाहा कि हम इंग्लैंड को एक सेंटर्ड बनाए, नेशन, कौन सा? नेशन स्टेट, जहां पर ये सारी जो एथनिक डाइवर्सिटीज है वो आ सके। एक्ट ऑफ यूनियन 1770 में एक्ट ऑफ यूनियन आया, जिसने यूनाइटेड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को किस में लाया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में लाया, और अलाउिंग इंग्लैंड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और फिर क्या हुआ? अलाउिंग इंग्लैंड, इससे क्या हुआ कि उन्होंने फिर स्कॉटलैंड को आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस किया और अपने अंडर लाया। इट रिजल्टेड, देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेटेड बाय इंग्लिश। जब इसमें इंग्लिश मेंबर्स आ गए तो लीड टू द सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने भी स्कॉटिश कल्चर था, इंस्टीट्यूशंस थे, वो सब के सब किसके अंडर आ गए? वो सब के सब ब्रिटेन के अंडर आ गए। आयरलैंड डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। अब आयरलैंड की बात करें, वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा मैटर था, वहां पर भी डिवीजन था, वहां पर भी क्या था? वहां पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है। तो सिमिलरली वहां पे भी सेपरेशन स्टार्ट हुआ। द इंग्लिश सपोर्टेड, वहां पर इन्होंने जितने भी इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्ट रिफॉर्मर्स को सपोर्ट किया, डोमिनेट किया, और वहां पर कैथोलिक कंट्री, ठीक है, और वहां पर डोमिनेट द प्री, क्योंकि वहां पर पहले कैथोलिक्स थे, इन्होंने कैथोलिक्स को डोमिनेट कर दिया, प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक्स को डोमिनेट कर दिया, जिस वजह से वहां पर आसान हो गया इंग्लिश पार्लियामेंट को ये आयरलैंड वाला हिस्सा भी अपने अंडर लाने के लिए। आफ्टर फेल्ड रिवॉल्ट, वहां पर वॉल्टन और बेटा बाकी इरिशमैन, वहां पे रिवॉल्ट्स भी हुए थे। इन 1798 आयरलैंड फोर्सफुली फिर कोऑपरेट किया गया यूनाइटेड किंगडम के साथ इन द अर्ली 19 यानी 1801, जिसको हम कहते हैं अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, द अर्ली 19th सेंचुरी। और यहां से गठन हुआ किसका? यहां से गठन हुआ एक आज का जो ग्रेट ब्रिटेन है, या ब्रिटेन एज अ नेशन स्टेट का, ठीक है। सो ये 2 केसेस थे। अब जरा हम बात आगे करते हैं किसकी? विजुअलाइजिंग द नेशन। ये विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है? बहुत सिंपल और सरल भाषा में हम कहेंगे, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन, आई विल ऐड हियर अ स्लाइड। विजुअलाइजिंग नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डज मीन बाय द विजुअलाइजिंग नेशन? विजुअलाइजिंग नेशन का मतलब हुआ यू आर बेसिकली परसीविंग,
रिमेंबर बच्चा, यू आर परसीविंग, हाँ, आप सोच रहे हो, यू आर परसीविंग, आप सोच रहे हो, आप एक शक्ल दे रहे हो, यू आर बेसिकली गिविंग इट अ फिगरल, याद रखिएगा, यू आर गिविंग इट अ फिगरल वे, आप इसे एक चेहरा देख रहे हो, आप इसे एक फिगरल, एक चेहरा दे रहे हो, आप इसे एक फेस दे रहे हो, आप इसे एक सोच दे रहे हो, आपकी जो सोच, आपकी जो मजाल है वो हमें देखने को मिले। कहां पर? यूरोप में। कहां पर ये देखने को मिला? यूरोप में। इसके तहत क्या हुआ, अलग अलग देशों के अलग अलग पेंटर्स ने, अलग अलग आर्टिस्ट ने, पेंटर कहना अच्छा नहीं होगा, जितने भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने नेशन की एक एलोगरीज बनाई। व्हाट इज द एलोगरी? इट इज पर्सोनिफिकेशन, बेसिकली एलोगरीज बनाई, ठीक है। ये एलोगरीज क्या थी? ये इमेजेस थी, ये बेसिकली चेहरा था एक किस्म का, बना रहे थे, अपने देशों को प्रेजेंट कर रहे थे। द विजुअलाइजिंग इज सिंपली बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंबल्स, याद रखिएगा, जहां पर सिंबल्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, वही किया गया। हाँ, ये हर जगह हुआ, इंडिया में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, तो इसकी वजह से भी एक मदद मिली नेशनलिज्म इन यूरोप को फैलने में, ठीक है, नेशन स्टेट के क्रिएशन में, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट्स ने पर्सोनिफाई किया नेशन को एज अ फीमेल फिगर, वाई? सॉफ्ट मदरहुड एंड लव, सिंपैथी, ठीक है। दे यूज्ड फीमेल एलेगरीज, एलेगरीज मैंने अभी कहा, रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को दिखाने के लिए उन्होंने फीमेल फिगर्स, फीमेल एलेगरीज का इस्तेमाल किया, ठीक है। फ्रांस में फीमेल एलेगरी कौन थी? उसको मैरीनी नाम दिया गया, जिसने सिंबलाइज किया आइडिया ऑफ पीपल, लोगों का ख्याल, हाँ, एक लोगों को जुड़ाव, मैंने कहा ना पहले, फील, एक फील दिया, एक फील और इमोशंस के साथ इनको जोड़ा गया। मैरिनिया एज अ वाज डिपिक्टेड विद द सिंबल लाइक द रेड कैप, ट्राई कलर एंड ऑर्किड, ठीक है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर रेड कैप, ट्राई कलर और इस तरीके से सिंबलाइज किया गया। जब हम इसी तरीके से देखेंगे जर्मेनिया, हमें जर्मेनिया देखने को मिली। स्टैट्यू ऑफ मैरिनिया वर प्लेस्ड इन पब्लिक स्क्वायर्स, प्रमोट नेशनल यूनिटी, चौराहों पे रखा गया, पब्लिक स्क्वायर मीन्स चौराहों पे रखा गया, और नेशनल यूनिटी और आइडेंटिटी के लिए ये काफी था। हाँ, हर इमेज अपीयर्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैंप्स, आगे देखिए आप, मोहरों पे, कॉइन्स पे ये इमेजेस देखने को मिली। हाँ, इन जर्मनी, जैसे इंडिया में भारत माता की हम एग्जांपल लेंगे, इन जर्मनी, जर्मेनिया, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरिनिया और जर्मेनिया के मुतालिक, रिप्रेजेंटेड द नेशन, एक और इमेज जर्मनी में भी बनी, ठीक है, जिसे जर्मेनिया कहा गया, हाँ, जिसने नेशन को रिप्रेजेंट किया, वेयरिंग क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हाँ, ओक लीव्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई अगर कोई देख रहा है, सीबीएसई बच्चे देख रहे हैं, एनसीईआरटी के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल पेपर सेटर आ गया तो ये जरूर पूछूंगा, ठीक है, याद रखना। ओक लीव्स टू सिंबलाइज हीरोइज्म, ओक लीव्स क्या था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्जाम में पूछा है, ठीक है, जितने एग्जाम मैंने स्कूल या इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट किए वहां पर ऑफिशियली ना, ऑन ऑफ, ठीक है, ऑफलाइन, तो वहां पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो जर्मन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेनिया रिप्रेजेंटेड द नेशन, उन्होंने भी अपना नेशन रिप्रेजेंट किया, परसीव किया, हाँ, किसके? वेयरिंग क्राउन ऑफ ओक, ओक क्या है? कांटेदार, कांटेदार यानी मुश्किलों वाला, बड़ा ही सख्त कांट अपने ऊपर एक क्राउन लिया है, ठीक है, एक जिसे हम दूसरी भाषा कहेंगे एक बड़े कांटों वाली टोपी पहनी है, हार पहना है, क्राउन पहना है, ठीक है, जिसे हीरोइज्म कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, वो एक हीरोइज्म की मिसाल है। तो दीज वेर द एलिगरीज, इंडिया में भारत माता आपने देखा होगा, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है। अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, बात यहाँ पर बहुत बड़ी की जा रही है, इसको हम सम अप करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म को मैं पढ़ना, मगर हमें पढ़ना है सबसे पहले द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन विद इन द बाल्कन रीजन, हाँ, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन अगर हम देखेंगे 1940 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। कहां पर लड़ा गया? ये विद इन यूरोप लड़ा गया, ठीक है, विद इन यूरोप, ठीक है। अब जो ही यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मसला हुआ बाल्कन्स में, ठीक है, जो आज का रोमेनिया है, ठीक है, रोमेनिया है, बल्गेरिया है, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, या बेटा क्रोशिया है, बोस्निया, ये सारे, या स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सारे आप देखोगे ना, ये डाइवर्स है जियोग्राफिकली, एथनिकली, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स थे, और यहाँ के रहने वालों को हम स्लाव्स कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ के रहने वालों को, यानी बाल्कन के रहने वालों को स्लाव्स कहते हैं। और ये रीजन जब आप देखोगे ना, यहाँ पर इसे ओटोमन एम्पायर पहले कंट्रोल करता था, और जब आप देखोगे अब आगे जाकर, अब मसला क्या होता है, यहाँ पर जब नेशनलिज्म की भावना उठती है ना, तो ये स्टेट्स एक दूसरे से लड़ने बैठते हैं,
हैं और यहाँ से तो रशिया, ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े एम्पायर है। रशिया क्योंकि जो उस्मानिया सल्तनत से एरिया निकल रहे थे उन पर या तो रूस या ऑस्ट्रिया कंट्रोल करना चाहता था, जिससे एक सिचुएशन वहां पर बड़ी खराब हुई, जिसे हम टेंशन कहते हैं। याद रखिएगा, टेंशन मीन्स क्राइसिस। टेंशन मीन्स, याद रखिएगा बच्चा, टेंशन मीन्स व्हाट? टेंशन मीन्स क्राइसिस। यहाँ पर क्राइसिस स्टार्ट हो गई, याद रखिएगा, क्राइसिस स्टार्ट हो गई। और उस क्राइसिस को याद रखिएगा, जैसे यहाँ का द रीजन वाज पार्टली कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर एंड अदर पार्ट्स वर अंडर रशिया एंड ऑस्ट्रिया कंट्रोल। जब उस्मानिया सल्तनत से ये छिन गई ना, अलग अलग हो गए, ठीक है, आजादी हासिल हुई, तो फिर ये एक दूसरे से लड़ बैठे। सबसे पहले ये इसके साथ एक्स वाई के साथ लड़ बैठा, ठीक है। एक वाई चाहता था मेरे पास ये एक्स आ जाए और एक्स चाहता था मेरे पास ये वाई आ जाए, मैं ज्यादा बड़ा बनूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स ने, रोमानिया ने बल्गेरिया के साथ, अल्बानिया ने ग्रीस के साथ, मैसेडोनिया ने क्रोएशिया के साथ लड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। और इस लड़ने के साथ क्या हुआ, मौका मिल गया रशिया और ऑस्ट्रिया को एरिया को कंट्रोल करने का, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत ऑलरेडी कमजोर हो गई थी। रोमांटिक नेशनलिज्म एंड वीकिंग ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड द बाल्कन्स इन हॉट स्पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यही वजह बन गई, क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑलरेडी रोमांटिक नेशनलिज्म तो ऑलरेडी था, ठीक है, लिटरेचर की दुनिया ने वहां पर वो नेशनलिज्म की वो भावना बढ़ा दी थी। तो फिर क्या हुआ, एंड द वीकिंग ऑफ ओटोमन एम्पायर ऑलरेडी कमजोर था उनके हाथों से, तो ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे वहां पर ऑलरेडी, क्योंकि जब ग्रीक रेवोल्यूशन हुआ, तो जब ग्रीक इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद ये सारे स्टेटस इसलिए तैयार हो गए कि हाँ हम आजाद हो सकते हैं। तो इस वजह से अब फिर बाल्कन एक हॉट स्पॉट वर्ल्ड वॉर वन के लिए तैयार हुआ, ठीक है। और ये एक बड़ी वजह बन गई वर्ल्ड वॉर वन के लिए, जिसे कहा गया ना, साल्विक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटीज, ठीक है, लीडिंग टू द इंटेंस टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एरियल डिस्प्यूट वहां पे देखने को मिला। मेजर यूरोपियन पावर जो आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर बेटा इन एरियाज को खाने के लिए आए थे, उनमें रशिया थी, जर्मनी थी, इंग्लैंड थी, ऑस्ट्रो हंगरी थी, ठीक है। वो इंटरेस्टेड थे ना बाल्कन्स में, स्ट्रेटेजिक ट्रेड, क्योंकि बाल्कन्स का एरिया जो है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है मेडिटेरियन और बाकी एरियाज से जुड़ने के लिए, ठीक है। दिस राइवलरी कंट्रीब्यूटेड टू द सीरीज, और यहाँ पर बहुत सारे वॉर्स हुए, लड़ाइयां देखने को मिली, और अल्टीमेटली लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये एक बहुत बड़ी वजह बन गई वर्ल्ड वॉर वन की। चलिए, नाउ मूव टू द लास्ट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। व्हाट डज द इंपीरियलिज्म मीन? इंपीरियल असल में अगर हम देखेंगे, इंपीरियल आप देख सकते हो, इंपीरियल मीन्स एक सोच जिसमें बड़ा, हाँ, बड़ा होना, एक बहुत बड़ा एम्पायर, बिग एम्पायर। इंपीरियल मीन्स बिग एम्पायर, याद रखिएगा, बिग एम्पायर, एक बड़ा एम्पायर बनने वाली सोच, इंपीरियल सोच। हाँ, इंपीरियल मीन्स बड़ा, बिग, बड़ा बनना, एक बड़ी हुकूमत बनना, ठीक है। तो वो इंपीरियलिज्म की सोच, जैसे हमने देखा ब्रिटेन वांट टू बी इंपीरियल पावर, ठीक है। अब जरा देखिए, द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बिकेम नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। इसमें क्या हुआ बेसिकली, अगर आप चेक करोगे, जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो हमें ब्रिटेन याद आता है बार बार, क्योंकि ब्रिटेन ने हमेशा खुद को बड़ा बनने के लिए सारे हदें पार कर दी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। नेशनलिस्ट ग्रुप्स इन यूरोप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट एंड रेडी फॉर वॉर, क्योंकि वो लड़ना चाहते थे, वो हमेशा बेटा लड़ने पर मतलब उतावल रहे थे, क्योंकि उनको ज्यादा एरिया चाहिए था। वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन चाहते थे, पॉलिटिकल एक्सपेंशन चाहते थे, हाँ, वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहते थे, बहुत तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। और जब आप देखोगे, मेजर यूरोपियन पावर्स एक्सप्लॉइटेड नेशनलिस्ट एम्बिशंस, एडवांस देयर इंपीरियलिस्ट, क्योंकि इनके अपने इंपीरियलिस्ट, मैंने अभी कहा ना, इंपीरियलिस्ट गोल, ये ट्रेड को, वहां के ट्रेड को, हर एक छोटे छोटे कंट्रीज के ट्रेड को क्या करना चाहते थे, खाना चाहते थे, ट्रेड को हासिल करना चाहते थे। ट्रेड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी, ट्रेड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थे रिसोर्सेज। हाँ, अब जो सोच, इस सोच से सामने आएंगे तो वो हमें देखने को मिलेंगे, उस सोच को इंपीरियलिस्टिक या इंपीरियलिज्म वाली सोच कहते हैं। बाल्कन इमर्जेड एज द मेन सोर्स ऑफ, और बाल्कन वाला एरिया हमने पहले कहा ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ टेंशन रहा 1871 से ही, ठीक है। और रोमांटिक नेशनलिज्म, क्योंकि जब ग्रीस आजाद हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है वो जाग गए। रोमांटिक नेशनलिज्म एंड द डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड द बाल्कन हाईली वोलेटाइल, ठीक है, बहुत खतरनाक है, आग भूगोला वाला देश, आग भूगोला वाला एरिया बन गया। यूरोपियन नेशनलिस्ट इन द रीजन सॉट इंडिपेंडेंस क्लेमिंग हिस्टोरिक राइट्स ऑटोनॉमी बेस्ड ऑन पास्ट सब्जेक्शन। वही ना, जो नेशनल आइडेंटिटीज, रोम के साथ हमारा कनेक्टिविटी, रिलीजन एंड अदर लिंग्विस्टिक कल्चरल, तो वो भी एक वजह बन गया। साल्विक नेशनलिस्ट फॉट फॉर आइडेंटिटी
identity and independence. Balkan became a hotbed of intense conflict. ठीक है, ये जो साल्विक वाला एरिया, ये सारा एरिया क्या बन गया, ये एक हॉट स्पॉट बन गया. बट इंपीरियलिज्म के लिए आपको सिंपल याद रखना होगा, इंपीरियलिज्म का मतलब ही है एक ऐसी सोच, ऐसा थॉट जो क्या करेगा, एक ऐसा थॉट जो किसको जन्म देगा, हम मोर टेरिटरी प्लस मोर रिसोर्सेस मोर एरिया, यानी जिसे हम कहेंगे एज अ कैपिटल, हाँ, एक कैपिटल स्टेट, एक कैपिटल जिसे कहेंगे ना कैपिटलिस्ट या कैपिटलिस्ट सोच. तो यहाँ से हम इस चैप्टर के एंड पे आप पहुँचे. इंशाअल्लाह ताला एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, एक नए लेसन के साथ. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ को और ज़्यादा आगे जानने की ज़रूरत है, आपको पिछले टॉपिक्स को डिस्कस करना है, सो यू कैन गो इन द प्ले लिस्ट. हाँ, आप ऊपर दिया गया है, सो यू कैन कनेक्ट द प्ले लिस्ट. और नंबर 1, नंबर 2, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे वॉच कीजिए. एंड वी नीड योर लव एज यू पीपल हैव गिवन अस. ठीक है, अब मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह.